हेलो स्टूडेंट, मैं प्रीति तिवारी हरदा डिग्री कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। अब हम आगे के क्वेश्चन जो हैं वो कंटिन्यू करते हैं। हमने 52 तक देख लिए थे। 53 नंबर का क्वेश्चन है आपके पास। मॉडर्न योगा ऑर्गेनाइज्ड इन, आधुनिक योग की शुरुआत हुई है। आपके पास ईयर दिए हुए हैं। ए 1820, बी 1890, सी 1893 और डी 1880। इसका सही आंसर है 1893, 1893। ओके, फिर हम अगला देखते हैं क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? सभी को मालूम है इसका आंसर 21 जून है ना। ये डेट्स और ईयर वाले क्वेश्चन तो आप सीधे जो है उनसे ही याद करें। जो ए बी सी रॉन्ग दिया हुआ है उसको नहीं, हम सीधा देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून। निम्न में से वेदों की कितनी संख्या है? कितने वेद होते हैं? तो 4 वेद होते हैं। आपको उन चारों वेदों के नाम भी मालूम है ना। ये सिंपल से क्वेश्चन आए अभी तक हमारे पास। अब इसके बाद है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्राण, प्राण के कितने प्रकार होते हैं? यहाँ पे मैंने टिक नहीं किया है। इसका जो आंसर है वो है 5 टाइप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो देखिए, एक आपका जो है वो होता है प्राणवायु, अपान वायु, समाना और उदाना और व्यान, ऐसे करके 5 वायु माने गए हैं। ठीक है, तो ये कितने हैं? 5। वापस से मैं नाम रिपीट कर रही हूँ। प्राणवायु, अपान वायु, समाना, उदान और व्यान, ऐसे करके 5 माने गए हैं। ठीक है, अगला आगे, किस भाषा से योग शब्द की उत्पत्ति हुई है? संस्कृत से हुई है योग शब्द की उत्पत्ति। ओके, फिर अष्टांग योग इज स्कोर पास्ट ऑफ योगा। अष्टांग योग का दूसरा अंग कौन सा है? सेकंड लिखना था, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है बेटा, यहाँ पे सेकंड लिखना था उसको, सेकंड। तो सेकंड जो है कौन सा है? देखिए, मैं आपको 8 जो अष्टांग योग के वो हैं वो नाम से बोल देती हूँ। हालांकि इसमें मैंने आगे भी ये कंटेंट लिया हुआ है। फर्स्ट होता है यम, सेकंड होता है नियम, तीसरा होता है आसन, फोर्थ होता है प्राणायाम, फिफ्थ होता है प्रत्याहार, 6 होता है धारणा, 7th होता है ध्यान और 8वां होता है समाधि। ठीक है, तो ये जो है ये आपके 8 है। तो आपसे यहाँ पे पूछा गया है सेकंड, ऐसे पूछा जा सकता है 5वां बताइए, 7वां बताइए, तो आपको सिक्वेंसली याद होना चाहिए। आगे इसमें ये कंटेंट मिलेगा आपको। वापस से रिपीट कर रही हूँ। फर्स्ट है यम, सेकंड है नियम, थर्ड है आसन, फोर्थ है प्राणायाम, फिफ्थ है प्रत्याहार, 6 है धारणा, 7th है ध्यान और 8वां लास्ट होता है समाधि। तो यहाँ सेकंड है कि सेकंड बताइए कौन सा है? तो नियम। नियम बोला ना मैंने, यम, यम के बाद नियम। तो यम फर्स्ट है, नियम सेकंड है। ओके, और जो आसन बोला गया है ये थर्ड है और प्राणायाम जो बोला गया है ये फोर्थ है। अगर हम इनको देखें सिक्वेंसली तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ इसी सिक्वेंस से हमसे सेकंड पूछा गया है, तो सही ऑप्शन ये हो रहा है। ओके, आगे देखते हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को कैसे परिभाषित करते हैं? सबसे फर्स्ट दिया हुआ है एक निश्चित तरीके से चीज़ों का मूल्यांकन करने की सीख हुई प्रवृत्ति। बी, किसी विशेष विषय के बारे में किसी व्यक्ति का विश्वास, किसी वस्तु या घटना के प्रति व्यक्ति का भाव। नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है एक निश्चित तरीके से चीज़ों का मूल्यांकन करने की सीखी हुई प्रवृत्ति, इसको मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल एटीट्यूड्स बोला जाता है। ओके, फिर है 16, अभिव्यक्ति के 3 घटक कौन से हैं? अभिव्यक्ति एटीट्यूड्स जो है उसके 3 घटक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो सबसे फर्स्ट है भावनात्मक, संज्ञात्मक, व्यवहारात्मक। भावनात्मक बी में दिया हुआ है, भावनात्मक, शारीरिक, संज्ञा। ए वाला ऑप्शन सही है, भावनात्मक, संज्ञानात्मक और व्यवहारिक। ये आपको इसी सीक्वेंस में याद भी करने हैं। ओके, जैसे अभी आपसे पूछा गया था कि सेकंड कौन सा है, ऐसे पूछे जा सकते हैं, तो इसी सीक्वेंस में याद कर लेना। फिर है 61, विच कॉम्पोनेंट्स इज एटीट्यूड्स इन्वॉल्व अ पर्सन थॉट्स एंड बिलीव्स। प्रवृत्ति के किस घटक में से किसी विषय के बारे में व्यक्ति के विचार और विश्वास शामिल होते हैं? सबसे फर्स्ट दिया है प्रभावशाली घटक, इसके और ऑप्शंस हैं बी, संज्ञानात्मक घटक, व्यवहारिक घटक और सकारात्मक घटक।
अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या था, प्रवृत्ति के किस घटक में किसी विषय के बारे में व्यक्ति के विचार, जहाँ विचारों की बात आ रही है वहाँ पे आपका संज्ञानात्मक कॉग्निटिव जो कंपोनेंट्स होता है वो आता है संज्ञानात्मक घटक। इसका सही है क्योंकि विचारों के बारे में बात की गई है। ओके, फिर है इसके बाद 62 नंबर का क्वेश्चन, स्पष्ट और अंतर्निहित दृष्टिकोण के बीच क्या अंतर है। स्पष्ट दृष्टिकोण सचेत होते हैं, अंतर्निहित दृष्टिकोण अचेतन होते हैं, पहला ऑप्शन। फिर दूसरा बोला अंतर्निहित दृष्टिकोण, गलत हुआ है यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग में, सचेतन होते हैं जबकि स्पष्ट दृष्टिकोण अचेतन होते हैं। ये स्टेटमेंट दिए हुए हैं। सी, स्पष्ट दृष्टिकोण सकारात्मक होते हैं जबकि अंतर्निहित दृष्टिकोण नकारात्मक होते हैं। हमारा जो ऑप्शन है ए ये सही है क्योंकि स्पष्ट दृष्टिकोण सचेतन होते हैं जबकि अंतर्निहित दृष्टिकोण अचेतन होते हैं। ठीक है, तो हम ए को सही कर देंगे। विच सोशल फैक्टर्स कैन हैव बी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑफ द एटीट्यूड्स, कौन सा सामाजिक कारक दृष्टिकोण पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। ऑप्शन है ए व्यक्तिगत मान्यताएं, बी सामाजिक मान्यताएं, सी भावनात्मक इमोशनल। कौन सा सामाजिक कारक, सामाजिक कारक पूछा गया है, सामाजिक मानदंड ही इसका ऑप्शन बनेगा। कुछ चीज़ें तो हमें क्वेश्चन पढ़ के उसका आंसर दिखता है। देखिए जहाँ सोशल फैक्टर्स की बात की गई है सामाजिक मानदंड आएंगे, है ना। फिर है इसके बाद 64, विच कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड्स इन्फ्लुएंस बिहेवियर, अभिव्यक्ति का कौन सा घटक व्यवहार को प्रभावित करता है। वापस जैसे पिछले क्वेश्चन में था सेम चीज़ हो रही है, यहाँ पर एटीट्यूड्स की बात की गई है, बिहेवियर की बात की गई है। और ऑप्शन में आपको जो दिए हुए हैं, ए दिया है प्रभावशाली घटक, दूसरा दिया है संज्ञानात्मक, सी दिया हुआ है व्यवहारिक घटक। इसका ऑप्शन यही बनेगा, जब व्यवहार की बात हो रही है तो सी, है ना। फिर दृष्टिकोण का उदाहरण क्या है, किसी व्यक्ति का पसंदीदा रंग, किसी व्यक्ति की पसंदीदा फिल्म, मृत्युदंड पर एक व्यक्ति की राय। आपका दृष्टिकोण पूछा जा रहा है, एटीट्यूड पूछा जा रहा है कि आप क्या सोचते हो, तो सी जो ऑप्शन है वो बनेगा, है ना, मृत्युदंड पर एक व्यक्ति की राय। फिर इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑफ द वेज एटीट्यूड कैन फॉर्म, निम्न में से कौन सा वह तरीका नहीं है जिससे मनोवृत्ति बनती है। अब देखिए फर्स्ट है प्रत्यक्ष अनुभव, बी में दिया हुआ है सामाजिक प्रभाव, सी में दिया है औपचारिक शिक्षा और डी में दिया हुआ है निर्णय लेना। यहाँ पे आपसे पूछा गया निम्न में से कौन सा वह तरीका नहीं है जिससे मनोवृत्ति बनती है। ये जो तीन है ये मनोवृत्ति या आपका एटीट्यूड्स जो होता है वो बनाते हैं। प्रत्यक्ष अनुभव भी बनाता है आपका, सामाजिक प्रभाव भी बनाता है, औपचारिक भी। लेकिन निर्णय लेना इज नॉट आपका एटीट्यूड से इससे संबंधित है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन जो है वो आपका डी टिक हो जाएगा, है ना। फिर इसके बाद है निम्न में से कौन सा कारक किसी दृष्टिकोण की ताकत को प्रभावित कर सकता है। अब यहाँ पे दृष्टिकोण की ताकत की बात की गई है। आप देखिए विषय में विशेषज्ञता, फिर है अनुकूल परिणामों की उम्मीद, व्यक्तिगत अनुभव। तो देखो किसी भी व्यक्ति का जो दृष्टिकोण है उसको प्रभावित करने की ताकत ये तीनों में होती है ना। तो ये तीनों सही है, इसलिए ऑल ऑफ दीज इसका आंसर बनेगा। पंचकोश 5 हैं। अब यहाँ से आप देखिए मैंने आपको ये लिख के बताया है कि, और ये आपके सिलेबस में भी ऐसा लिखे हुए हैं, अगर आप सिलेबस भी ध्यान से देखोगे तो आपके ये ऐसे ही के ऐसे दिए हुए हैं। पंचकोश 5 हैं, नाम ही उसका पंचकोश, तो 5 हैं। सबसे फर्स्ट होता है आपका आनंदमय कोश, ये अन्न और भोजन से निर्मित होता है। ऐसे आपसे पूछे जाते हैं ऑप्शन में, तो जहाँ अन्न और भोजन की बात हो रही है वो अन्नमय कोश होता है। प्राणमय कोश 5 प्रकार के प्राण होते हैं, जिसका आयुर्वेद में 5 प्रणालियों के लिए रूप में ये वर्णन किया गया। अभी मैंने आपको 5 प्राण बताए थे, प्राण, अपान, समाना, उदान और व्यान, ऐसे करके ये 5 प्राण है ना। और इनका सीक्वेंस भी याद रखना। मनोमय कोश मन प्राणमय कोश को नियंत्रित करता है, ये एक दूसरे को नियंत्रित करते हैं। जैसे मन जो है वो प्राण को करता है ना। फिर है विज्ञानमय कोश अंतर्ज्ञान या सहज ज्ञान या बुद्धि,
इससे संबंधित होता है विज्ञानमय कोश। ये जो मैंने आपको ऑब्लिक लगाया है ना बेटा, ये ऐसे आ सकता है कि विज्ञानमय कोश और इनमें से 4 दिया हो, तो आपको ये वाला इसका सही है, ठीक है। इसलिए मैंने ये कंटेंट अलग से आपको लिख के दिया, ये कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, ये इनकी डिटेल वाला है। फिर है आनंदमय कोश, ये लास्ट कोश होता है, सबसे फर्स्ट होता है आनंदमय कोश, सेकंड होता है प्राणमय कोश, फिर मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और लास्ट होता है आनंदमय कोश। ये आनंद, अनुभूति, शांति इससे संबंधित कोश होता है। ओके, फिर इसके बाद हम देखते हैं सद्विचारों और सत्कर्मों की एक रूपता ही चरित्र है। ये किसने बोला था, क्या है इसका? तो देखिए सबसे फर्स्ट है व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन, फिर है दूसरा वंशानुक्रम, जैविक कारक, शारीरिक रचना, बुद्धिमत्ता, परिवार, विद्यालय और सांस्कृतिक। ये भी आपको डिटेल टाइप का क्वेश्चन है। सद्विचारों सत्कर्मों की एक रूपता ही चरित्र है ना। और ये आपके सीक्वेंस है। सबसे पहला व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करने वाले कारक, व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करने वाले कारक में आपको लिखवाया है मैंने, सबसे फर्स्ट लिखा है एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो वंशानुक्रम सबसे ज़्यादा एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है, तो वो होता है वंशानुक्रम, हेरिडिटी। सेकंड होता है जैविक कारक, बायोलॉजिकल फैक्टर। तीसरा है आपका शारीरिक रचना, फिजिकल। फिर है बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंसी। फिफ्थ है परिवार, फैमिली। सिक्स है विद्यालय और सातवां है सांस्कृतिक वातावरण। ये सीक्वेंस आपको याद रखना है कि ये फैक्टर्स है पर्सनालिटी को डेवलपमेंट को इफेक्ट करने वाले। फिर इसके बाद ये अब आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, ये डीलिंग टाइप की दी हुई है आपको इन्फॉर्मेशन, इनसे क्वेश्चंस बनते हैं। What are the method और means character built? तो सबसे फर्स्ट है आत्म जागरूकता, सेकंड है नैतिक मूल्य, शिक्षा और सीखना, भावनात्मक बुद्धि, रोल मॉडल और मार्गदर्शन, अभ्यास और आदतें, और विपत्ति और चुनौती। ये आपको याद करना है इसके। ये इस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है, कौन सा नहीं है, 3 दिए हों और उपयुक्त सभी, तो ये आपको एक मटेरियल दिया है मैंने। अब ऋतुचर्या क्या है? ऋतुचर्या क्या है? देखिए आयुर्वेद का मुख्य प्रयोजन स्वस्थ व्यक्ति की रक्षा करना तथा रोगी मनुष्य को रोग की चिकित्सा करना है। इस प्रयोजन का एक अंग ऋतुचर्या का विधान है। इसमें ऋतुओं के अनुसार पृथक पृथक चर्या बताई गई है तथा पश्य अपश्य प्रभावित रोग आदि का वर्णन किया गया है। हमारे आयुर्वेद में एक ऋतुचर्या करके डिस्कशन है, ये लिखा हुआ है कि इस ऋतु के अनुसार ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। जैसे आपके पुराने नानी दादी लोग आपको बोलते होंगे कि इस मौसम में ये मत खाओ, है ना, इस मौसम में दोपहर में नहीं सोना। जैसे बारिश में मोस्टली बोला जाता है कि एक पर्टिकुलर ऋतु में, बारिश के समय में, ये जो अपना सावन वगैरह होता है कि दोपहर में मत सो, बीमार होते हैं। इस समय में करेला नहीं खाना है, इस समय में आपको घी नहीं खाना है ऐसे, और दही नहीं खाना। तो ये सब ऋतुचर्या में बताया गया है कब क्या है, ठीक है। अब इसके बाद आता है अपना अगला अष्टांग योग, जो इसके पहले एक क्वेश्चन पूछा गया था, अष्टांग योग का दूसरा वो बताइए आप। तो ये अष्टांग योग जो है वो क्या है? गीता में योग का अर्थ आत्मा और परमात्मा से मिलना माना गया है। योग दर्शन में योग का अर्थ है राजयोग। योग मार्ग की 8 सीढ़ियां हैं, इसीलिए इसे अष्टांग योग भी कहते हैं। आपने कभी सीरियल वगैरह में, जैसे शिव भगवान के जो सीरियल्स होते हैं उसमें बोलते हैं समाधि में बैठे हुए थे, है ना। तो समाधि जो है वो अंतिम अष्टांग योग का वो माना जाता है, 8वां, ठीक है। अब ये जो अष्टांग योग है, योग निंद्रा, है ना, ये सब अपन ने अगर सीरियल्स आप देखते होंगे भगवान जी के, तो उसमें आपने सुना होगा कि विष्णु भगवान योग निंद्रा में हैं, शिव भगवान समाधि में बैठे हुए हैं। तो ये जो अष्टांग योग हैं, इन्हीं के 8
वो हैं, सबसे फर्स्ट होता है इसमें यम। यम में क्या क्या बताया गया है, तो देखिए यम में बोला गया है अहिंसा। अहिंसा आपको मालूम है, हिंसा ना करना, किसी को भी किसी भी जीव को ना मारना, है ना, तकलीफ ना देना। फिर है दूसरा है सत्य। सत्य बोलो, ये नियमों का आप जब पालन करते हो तो आप फर्स्ट स्टेज जो है यम, जिसको बोला गया अष्टांग योग में, उसको पूरा करते हैं। तो पहला क्या है, अहिंसा, दूसरा है सत्य, तीसरा है धन का अपहरण ना करने की प्रवृत्ति, अस्तेय, जिसको हम चोरी वगैरह ना करना, अस्तेय। फिर है ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का पालन करना, ठीक है। फिर है आपका 5वें नंबर पे अपरिग्रह, ठीक है, ये हो गया। फिर सेकंड जो है नियम है अष्टांग योग का, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा था सेकंड कौन सा है, तो नियम। नियम में सबसे फर्स्ट है प्योरिटी, स्वच्छता, सेकंड है संतोष, थर्ड है तपस, फोर्थ है स्वाध्याय और फिफ्थ नंबर है ईश्वर प्राणिधान, ठीक है, ईश्वर प्राणिधान। ये तो नियम के हुए। आपको तो अष्टांग योग के 8 पढ़ना है। थर्ड है आसन, फोर्थ है प्राणायाम, 5वां है प्रत्याहार, 6वां है धारणा, 7वां है ध्यान और 8वां है समाधि। ओके, ये आपके इतने जो हैं अष्टांग जो हैं उसके 8 नाम लिखे हुए हैं, इनको याद कर लेना, इसी सीक्वेंस में याद करना। ओके, अब आता है मैं अकॉर्डिंग टू आपके सिलेबस जो जो चीज़ें मुझे उस सिलेबस में दिखी हैं उससे संबंधित कंटेंट, क्योंकि ये अभी एफसी में एनईपी में नया डाला गया था, तो मैंने सिलेबस देखा और सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको एक कंटेंट बना के दिया है कि क्या क्या लिखा है। लोकतंत्र का अर्थ, लोक का अर्थ है जनता तथा तंत्र का अर्थ है शासन व्यवस्था, मतलब लोकतंत्र का अर्थ है जनता का शासन। स्वराज क्या है, स्वराज का अर्थ है अच्छा या सुखद राज्य या अच्छे शासन वाला देश। स्वराज का पर्याय स्वराज्य भी होता है। फिर आपका इसके बाद अगला वासुदेव कुटुंबकम। वासुदेव कुटुंबकम का अर्थ है पूरी पृथ्वी एक परिवार है। यह वाक्य महाउपनिषद में आचार्य विष्णु शर्मा द्वारा रचित है। ये आपको याद करना है, ये पूछा गया है पेपरों में कि वासुदेव कुटुंबकम का मतलब क्या है, तो पूरी पृथ्वी एक परिवार है। ये कहाँ से लिया गया है, तो महाउपनिषद से लिया गया है और इसे आचार्य विष्णु शर्मा द्वारा रचित है। ओके, अब इसके बाद हम ये देखते हैं योग के प्रमुख प्रकारों को बताइए। योग कितने प्रकार का होता है, सीक्वेंस ध्यान रखना है। फर्स्ट है भक्ति योग, दूसरा है कर्म योग, ज्ञान योग और राजयोग। ये आपके योग के मुख्य प्रकार है। कौन सा नहीं है ऐसा एक अलग से डाल के पूछा जाता है क्वेश्चन, तो मैंने इनको एज आपके सिलेबस जो जो कंटेंट मुझे दिखे हैं वो लिखे हैं, ठीक है। फिर इसके बाद है शिव के 10 अवतार हैं, जिसमें हनुमान, अश्वत्थामा, दुर्वासा प्रमुख हैं, है ना। अब यहाँ पे आया है आपको अश्वत्थामा। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र हैं, माता इनकी कृपी हैं, कंठ से हिनाने की ध्वनि आती है। इनका नाम अश्वत्थामा पड़ा। मस्तक में एक अमूल्य मणि है। तीसरा अश्वत्थामा अजर अमर हैं। अश्वत्थामा जो थे वो शिव के 10 अवतारों में से एक है। ये सारा कंटेंट लिखा हुआ है, इनमें से कोई ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जा सकता है। किसके सिर पे मणि थी, कौन अजर अमर है, नाम दिया है अश्वत्थामा। ओके, फिर इसके बाद है महापुरुष। महापुरुषों में महात्मा गांधी 2 अक्टूबर, ये आपको याद है, बचपन से याद करते आ रहे हैं, है ना। 2 अक्टूबर 1869 इनका बर्थ है। लाल बहादुर शास्त्री का भी सेम था, लेकिन ईयर 1904 है। वल्लभ भाई पटेल 31 अक्टूबर 1875 है। रविन्द्रनाथ टैगोर 7 मई 1861 को हुआ। थैंक यू।